अगर आप इस कहानी के पिछले भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी होगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगले दिन सुबह राहुल इंडिया के लिए रवाना हो गया। वो अभी भी आसपास देख रहा था, शायद सिया कहीं से आ जाए। उसने तय किया कि अगर आज सिया नहीं आई तो वो भी उसे भुला देगा। 4 साल बाद सिया अब एक फेमस फैशन डिजाइनर बन गई थी। आज 4 साल बाद वो इंडिया एयरपोर्ट पर उतरी। उसने उतरकर चारों ओर देखा। वो पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। अब लंबे बालों की जगह कंधे तक ब्लंट हेयर स्टाइल, आंखों पर चश्मा और डिजाइनर कपड़े। रोहन उसके पीछे उसके सूटकेस लेकर आ रहा था। चल यार, अच्छा हुआ आखिर तूने मेरी बात मान ही ली। मैंने प्रीत को बताया नहीं कि तू आ रही है। सरप्राइज देंगे उसे, उसका हाल देखना जब वो तुझे देखेगी, रोहन बोला। सिया बोली, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था यहाँ आने का, बस तुम लोगों के कारण आना पड़ा। मियाँ को सौंप कर आई हूँ सारा काम। इडली में तो हमारा ब्रांड बहुत मशहूर है, यहाँ पर देखते हैं क्या रंग लाता है। हमने सब अरेंजमेंट कर लिए हैं। इस सैटरडे शो है, सारी टॉप मॉडल्स ली हैं। बाकी सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। उम्मीद है सब अच्छा ही होगा, रोहन बोला। एयरपोर्ट की एक तरफ राहुल अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा था। वो भी पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। ये तो सिया से भी ज़्यादा बदल गया था। उसके चेहरे पर एक गुस्सा था, उसके बर्ताव में एक अकड़ थी। उसका ऑरा ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। चेहरे से ऐसा लगता था जैसे वो हंसना जानता ही नहीं हो। उसके साथ कई बॉडीगार्ड उसे और भी रौबदार बना रहे थे। एक बॉडीगार्ड ने एक छोटा सा बच्चा गोद में उठाया हुआ था जो लगभग 3 साल का था। बच्चा ने वॉशरूम जाने को कहा। बॉडीगार्ड उसे लेकर गया। बॉडीगार्ड जाकर उसकी निक्कर उतारने लगा तो वो तोतली जुबान में बोला, मैं खुद करूँगा, मम्मा कहती हैं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप बाहर जाओ। बॉडीगार्ड बाहर वेट कर रहा था। जब काफ़ी टाइम हो गया तो वो अंदर देखने गया तो बच्चा वहाँ नहीं था। वो घबरा गया। उसने अपने चीफ से फ़ोन करके पूछा, सर बिक्की बाबा वहाँ तो नहीं आ गए? क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी ड्यूटी थी उसे संभालने की, तुम अभी तो उसे वॉशरूम में लेकर गए हो। उसे जल्दी से ढूंढ कर यहाँ लाओ, वरना तुम्हें बॉस का पता है ना। क्या हुआ, वो अभी तक क्यों नहीं आए? राहुल ने पूछा। सर वो पूछ रहा था कि बाबा यहाँ तो नहीं आया। क्या मतलब है इसका? बिक्की कहाँ गया? उससे पूछो मिला कि नहीं। सारे जाओ ढूंढो उसे, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं। सभी एयरपोर्ट पर बिक्की को ढूंढने लगे। एक बच्चे के पास एक खिलौना था जिसे देखने के लिए बिक्की उसके पीछे चला गया था। काफ़ी आगे आकर उसे एहसास हुआ कि वो खो गया है तो वो रोने लगा। सिया और रोहन वहाँ से गुजरे तो सिया ने रोते हुए अकेले बच्चे को देखा। वो उसके पास गई। क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? मैं खो गया। तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? नहीं पता। रहते कहाँ हो? पता नहीं। पापा का फ़ोन नंबर पता है? रोहन ने पूछा। यार ये छोटा सा बच्चा है, इसे मम्मी पापा का नाम तो पता नहीं है, फ़ोन नंबर कैसे पता होगा, इडियट कहीं का, सिया ने उससे कहा। तभी बिक्की ने एक कागज़ जेब से निकाला और सिया के हाथ में पकड़ा दिया। उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा था। सिया ने फ़ोन नंबर देखा, फिर रोहन की ओर देखा। रोहन ने आंखें घुमाते हुए कहा, यू आर वेलकम। सिया ने वो नंबर मिलाया। हेलो। राहुल ने अननोन नंबर देखा, फिर कुछ सोचा और फ़ोन उठाया। उसने जैसे ही आवाज़ सुनी उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फिर उसने दिल में सोचा, ये वो नहीं हो सकती। वो बोला, जी कहिए। सिया को भी एक पल को लगा कि ये राहुल की आवाज़ है। फिर वो संभल कर बोली, जी हमें एक छोटा बच्चा मिला है, ये नंबर उसी ने दिया है, आप उसे जानते हैं? जी वो मेरा बेटा है। कहाँ है वो? जी हम एंट्रेंस पर हैं, आप आकर उसे ले जाइए। राहुल ने उसी वक्त सबको इशारा किया और एंट्रेंस की तरफ भागा। उसने दूर से बिक्की को देखा, फिर उसने देखा कि वो सिया की गोद में बैठा सिया से बातें कर रहा था। दोनों बहुत खुश थे। उसने पास जाकर सिया से विक्की को छीना और गले लगा लिया। पापा सॉरी, अब कहीं नहीं जाऊंगा, बिक्की तोतली जुबान में बोला। बिक्की रोते हुए बोला। सिया और रोहन उन दोनों को देख रहे थे। राहुल का बेटा। सिया जाने लगी तो राहुल अपने सेक्रेटरी से बोला, इन्हें जितना ये कहें उतना चेक काट कर दे दो, इन्होंने मेरे बेटे को बचाया है, मैं किसी का एहसान नहीं रखता। तुम अपने पैसे अपने पास रखो और हाँ, बच्चे पैदा किए हो तो बच्चों को संभालना भी सीखो, सिया बोली।
राहुल ने गुस्से से सिया को देखा और उसके साथ खड़े रोहन पर नजर पड़ी तो उसे और गुस्सा आ गया। विक्की, चलो यहाँ से, ऐसे घटिया लोगों की तो परछाई से भी दूर रहना चाहिए, कहकर राहुल विक्की को उठाकर चल दिया। उसके बॉडीगार्ड ने विक्की को उससे पकड़ना चाहा पर राहुल ने नहीं दिया। सिया उन्हें जाते हुए देख रही थी। ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी दुनिया में उसे इंडिया आते ही कोई मिला तो वो राहुल। फिर उसने सोचा कि वो सारे रास्ते यही दुआ तो करती रही कि उसे राहुल दिख जाए। वो दिखा भी तो इस तरह। सिया के आंख से आंसू बह निकले। इतने सालों में भी वो उसे भुला नहीं पाई। बहुत कोशिश किया उसने राहुल को भुलाने की, पर वो नहीं भूल पाई उसे। उसने आखिरी बार राहुल को 3 साल पहले अपने पापा के संस्कार पर देखा था। उसके पापा फैक्ट्री में काम करते वक्त छत से गिर गए थे। उनके अंतिम संस्कार पर बहुत लोग आए थे। राहुल भी उस दिन अपने माँ बाप के साथ आया था। आंटी ने आते ही सिया को प्यार से गले लगा लिया था और खूब रोई थी। वो बोली, बेटी, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। मुझसे तुम दोनों का दुख नहीं देखा जाता। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमारी कंपनी बिकती है तो बिक जाए, हमें परवाह नहीं। पर तुम वापस आ जाओ। अब तो तुम्हारा हमारे बिना कोई नहीं है। तुमने मेरा कहना पहले माना था, अब भी मान लो। चलो हमारे साथ और राहुल को बचा लो। जब से तुम गई हो वो एक बुत की तरह हो गया है। ना किसी से बात करता है, ना ढंग से खाता है, ना सोता है। उसकी हालत देखकर मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। सिया ने आंटी की बात सुनकर कहा, नहीं आंटी जी, अब कुछ नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से वो मुझसे नफरत करने लगा है। आप उसकी शादी सुबह से करा दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग तंगी काटें। आज मैं आपकी बात मानकर राहुल से शादी कर भी लेती हूँ, पर कल जब बिजनेस नहीं होगा, रहने को घर नहीं होगा, भूख होगी पर खाना नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? मैं तो सब सह लूँगी, राहुल भी मेरे लिए सब बर्दाश्त कर लेगा, पर आप लोग जो अमीरी में पले बढ़े हैं वो कैसे जियोगे इन सब चीज़ों के बिना? टीना का क्या होगा? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? नहीं नहीं, मेरा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है। मैं भूल गई हूँ उसको, वो भी भूल जाएगा। तभी कार अपनी रफ्तार से चली जा रही थी और सिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। रोहन ने सोचा कि थक गए हैं, इसलिए उसने नहीं बुलाया, चुपचाप कार चलाता रहा। सिया अपने ही ख्यालों में गुम याद करती रही उस दिन जब उसने राहुल को अपने पास आते देखा तो झट से रोहन के गले लगकर रोने लगी। रोहन को पहले तो समझ नहीं आया, फिर जब उसने राहुल को आते देखा तो उसे सब समझ आया। तो वो बोला, सिया रो मत, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। अगर इस तरह रोती रहोगी तो अंकल को तकलीफ़ होगी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कहकर रोहन उसके आंसू पोंछने लगा। राहुल सिया का दुख बटाने आया था। उसे अभी भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद सिया के दिल में मेरे लिए अभी भी प्यार हो। वो थोड़ी दूर ही था जब उसने सिया को रोहन से लिपटे देखा। राहुल ने उनकी सब बातें सुन ली। वो बिना सिया से मिले वहाँ से चला आया। रोहन ने सिया को बताया। सिया ने राहुल को जाते हुए देखा। कुछ दिन बाद उसे वापस कनाडा जाना था। वो यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी। उसका यहाँ था ही कौन? सिया ने तय कर लिया था कि वो कहीं भी अपना कैरियर बना लेगी, पर यहाँ नहीं। पर इसके लिए पैसा चाहिए था, वो कहाँ से लाएगी? फिर बहुत सोचने के बाद उसने ये घर बेचने का फैसला किया। उसने प्रॉपर्टी डीलर को नोट करा दिया। कुछ दिन बाद प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि ग्राहक मिल गया है, दाम भी आपके मांगे हुए दे रहा है। सिया ने कुछ सोचा, फिर बोली, ठीक है, ये लो चाबी, तुम खुद ही डील करके पैसे मुझे होटल में दे जाना। इस तरह उसने घर बेचकर अपनी पढ़ाई की, फिर इडली में अपना ब्रांड चलाया और आज यहाँ इंडिया में वापस आई है। पर राहुल को देखकर वो खुश थी कि दुखी थी, उसे खुद पता नहीं। पहले वो सोचती थी कि अगर राहुल उसे भुलाकर सुबह से शादी कर लेगा तो वो खुश होगी, पर आज जब राहुल को उसके बेटे के साथ देखा तो उसका दिल रो पड़ा। पर उसे खुशी थी कि राहुल आज खूब खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। सिया के पापा के डेथ के कुछ समय बाद ही राहुल की सुबह से शादी की खबर हर बड़े छोटे अखबारों में छपी थी। सिया उस वक्त अपने पापा के घर में ही थी। उन दोनों की अखबार में फुल साइज फ़ोटो देखकर ही सिया ने वहाँ का घर बेचने का फैसला किया था। सिया अपने ख्यालों में ही थी कि रोहन बोला, चलो उतरो, हम पहुँच गए, पहले मैं जाता हूँ, तुम कस्टमर बनकर आना। रोहन जैसे ही अंदर गया, प्रीत ने बोलना शुरू कर दिया,
हद हो गई, सुबह से 12 बज गए, अब आ रहे हो? तुम्हें पता है ना सैटरडे को शो है, मैं अकेली क्या क्या करूं? यार कमाल है, कभी तो आराम से बात कर लिया करो, कोई साथ में भी हो सकता है, रोहन ने कहा। तू नहीं बदल सकती, किसी को पूछना नहीं पड़ता कि प्रीत कहाँ है, सिया बोली तो प्रीत हैरान रह गई। हाय सिया, तू कब कैसे? प्रीत ने भागकर सिया को गले लगा लिया। वो लोग बहुत देर बाद मिल रहे थे। रोहन तो इटली आता जाता रहता था, पर प्रीत जब से यहाँ आई तो वापस जा ही नहीं सकी। रोहन और प्रीत ने ही सिया का ब्रांड इंडिया में चलाया था। सिया और मिया इटली की ब्रांच संभालते थे और ये दोनों इंडिया की। सिया कैसी है तू? तुझे पता है वो राहुल बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है, हर दिन उसकी न्यूज़ आती है, मैगजीन्स उसकी तस्वीरों से भरी रहती है, प्रीत ने बताया। प्रीत तू कभी नहीं सुधर सकती, वो अभी तो एयरपोर्ट से आई है और तू उस बंदे के बारे में बात करने लग गई जिसके कारण वो इतने सालों तक इंडिया नहीं आई, रोहन बोला। इधर राहुल भी वापस जाते वक्त सिया के बारे में सोच रहा था। राहुल अपने ही ख्यालों में खोया था। उसे याद आ रहा था जब वो कनाडा से इंडिया आया था तो पापा का बुरा हाल था। सुबह के पापा ने उनका सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया था और वापस देने के लिए शर्त रखी थी कि राहुल सुबह से शादी करे। तब राहुल के मम्मी पापा ने उसे हाँ कर दी थी, पर राहुल ने आते ही सबसे पहले संजीव के फ़ोन हैक कर उसके किसी औरत के साथ कुछ फ़ोटोज़ निकलवा ली। फिर फ़ोटोज़ दिखाकर उसने अपने शेयर वापस खरीद लिए। पैसे की इसे कोई कमी नहीं थी, इस बात का पता इसके घर वालों को भी नहीं था। अब राहुल अपनी कंपनी के 45% शेयर के साथ बोर्ड मीटिंग में गया और अपने शेयर के बल पर वाइस चेयरमैन बन गया। धीरे धीरे उसने राकेश गुप्ता का लैपटॉप हैक करके उसके द्वारा कंपनी को दिए गए धोखे, जैसे ठेकेदारों से रिश्वत लेकर टेंडर पास कराना, फिर बिल्डिंग में लग रहे घटिया मटेरियल की जगह बढ़िया मटेरियल की रिपोर्ट देना और भी बहुत कुछ। राहुल ने स्पेशल मीटिंग बुलाकर सबूतों समेत राकेश को पकड़वा दिया। राकेश पर कई इल्ज़ाम लगे, उसने सरकारी ज़मीन पर भी धोखे से कब्जा कर रखा था। सरकार ने उसे गिरफ्तार करके उसकी चल और अचल सारी संपत्ति जब्त कर ली, यहाँ तक कि उसके पास केस लड़ने को भी पैसे नहीं थे। तब उसने कंपनी के शेयर राहुल को बेच दिए। अब कंपनी राहुल के हाथ आ गई थी। वो एक क्रूर बिजनेसमैन था, वो किसी पर तरस नहीं खाता था। सिया के प्यार ने राहुल को इंसान बनाया था, सिया के धोखे ने उसे जानवर बना दिया। घर आकर भी राहुल सिया के ख्यालों में गुम था। बेड पर लेटे हुए वो अपना वॉलेट निकालता है और उसमें रखी सिया की तस्वीर देखकर सोचता है, कितनी मासूम थी मेरी सिया, अब पता नहीं क्यों ऐसी हो गई। राहुल ने तस्वीर में सिया के लंबे बालों पर हाथ फेरा। उसे सिया के लंबे बाल बहुत पसंद थे, पर अब उसने वो कटवा दिए। कितनी आसानी से भुला दिया उसने मुझे, पर इतना सब होने पर भी मैं उसे क्यों याद करता हूँ। वो बेवफा है, धोखेबाज है, किसी और की हो गई, फिर क्यों ये दिल आज भी उसे सामने देखकर धड़कता है? क्यों नहीं मानता कि वो मेरे प्यार के लायक नहीं थी? राहुल को फ़ोटो देखते देखकर बिक्की भी ऊपर होकर फ़ोटो देखने लगा। फिर अपनी तोतली ज़ुबान में बोला, पापा ये मम्मा हैं। तुम सोए नहीं? सो जाओ, देखो अगर नहीं सोओगे तो मम्मी नाराज़ होंगे। मम्मी कहती हैं अच्छे बच्चे जल्दी सो जाते हैं। राहुल ने जल्दी से वॉलेट बंद करके रख दिया और विक्की को गोद में लेकर सुलाने लग गया। प्रीत का घर। खाना खाकर सिया अपने कमरे में आ गई। वो बेड पर लेटी लेटी राहुल के बारे में सोच रही थी। राहुल कितना मैच्योर हो गया है, वो जैसा मुझे चाहने से पहले हुआ करता था वैसा खड़ूस हो गया है। उसका बेटा कितना प्यारा है। बेटा शब्द मुँह से निकलते ही उसे अजीब लगा। चलो हम दोनों में से कोई तो खुश है। आंटी अंकल टीना सब खुश होंगे। अब बिजनेस है, पैसा है, बहू है और इतना प्यारा पोता है। उसकी आंखें राहुल जैसी हैं और चेहरा भी बिल्कुल राहुल जैसा है। जब वो छोटा होता था, सिया को वो दिन याद आ गया जब वो सिर्फ 5 साल की थी और राहुल 7 साल का। दोनों की सगाई कर दी गई थी। वो सारा दिन राहुल के पीछे भागती फिरती थी और सबसे कहती थी ये मेरा दूल्हा है। सिया के आंखों में आंसू आ गए। क्यों नहीं भूल पाती मैं उसे? क्यों? उसने तो मुझे कब का भुला दिया, शादी भी कर ली, एक बेटा भी है, हर खुशी है उसके पास। मैं यही तो चाहती थी, फिर क्यों आज उसे देखकर दिल दुखता है? सिया सारी रात सो नहीं पाई। उसके मन में बस राहुल के ही ख्याल आते रहे। उसे याद आ रहा था जब राहुल की माँ ने उसे फ़ोन किया था, सिया मैंने जो गलती की है उसे मैं सुधारना चाहती हूँ। सिया मैंने फैसला कर लिया है कि राहुल को सब सच बता दूंगी।
मैं अंदर ही अंदर उस बात के लिए खुद को कोस रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूँगी? उस वक्त मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम दोनों की फीलिंग्स की कदर नहीं की। मैं आज पछता रही हूँ। आंटी, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आगे बढ़ गई हूँ। मैंने नया जीवन साथी ढूंढ लिया है। सच मानिए, वो बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं राहुल को कब का भूल गई हूँ। मुझे यकीन है राहुल भी मुझे भूल गया होगा, सिया ने कहा। सच कह रही है तू? क्या नाम है उसका? क्या करता है? आंटी ने कहा। जी, उसका नाम रोहन है। मेरे साथ ही पढ़ता है। हमने पढ़ाई खत्म करके अपना ब्रांड बनाने का फैसला किया है। यह सार ब्रांड। आंटी, आप वो सब भूल जाओ। सोचिए कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है, सिया ने कहा। उस दिन के बाद आंटी ने कभी फ़ोन ही नहीं किया। आज सिया सोच रही है कि जब मैंने खुद ही हर रास्ता बंद किया तो अब क्यों। सोचते सोचते उसकी आंख भर आई। यह सार ब्रांड्स के शोरूम में रोहन सिया को कपड़े दिखाकर पूछा, कौन से कपड़े फैशन शो में यूज करने हैं सेलेक्ट कर लो, मॉडल्स को देते हैं, चेक कर लेगी। अब टाइम थोड़ा ही रह गया है। सिया ने कपड़े सेलेक्ट कर लिए। फिर बोली, रोहन, मुझे वो जगह भी देखनी है जहाँ शो होगा। दोनों होटल के हॉल में गए। ये होटल राहुल का था। वो आज होटल की इंस्पेक्शन के लिए आया था। उसने रोहन और सिया को हॉल की तरफ जाते देखा तो उसने मैनेजर से पूछा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट, ये यस आर ब्रांड के ओनर्स हैं। इन्होंने अपने हॉल को फैशन शो के लिए बुक किया है। मॉडल्स भी इसी होटल में ठहरे हैं। किस दिन है शो? जी, सैटरडे को। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्या मैंने तुम्हें ये अथॉरिटी दी है कि तुम अपनी मर्जी से जिसको जी चाहे मुंह उठाकर दे दो? मुझे भी पार्टी देनी थी। अब मैं अपने होटल के होते हुए अपनी पार्टी कहाँ और दूँ? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई, मैनेजर कांपता हुआ बोला। तो जाओ, जाकर अपनी गलती सुधारो। उन्हें भेज दो यहाँ से, कहीं और जाकर सो करें। मेरे यहाँ जगह नहीं है। सुना तुमने? उनसे कह देना कि होटल के मालिक राहुल ओबराय ने मना कर दिया है, कहीं और जाकर करो, राहुल ने कहा। रोहन और सिया हॉल की जांच कर रहे थे कि तभी होटल का मैनेजर आ गया और बोला, सॉरी सर, सॉरी मैडम, होटल के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो ये हॉल नहीं दे सकते। उन्होंने उसी दिन एक पार्टी करनी है यहाँ। लेकिन उस दिन तो तुम कह रहे थे कि हॉल फ्री है। मैंने इतने दिन पहले से बुक करवा लिया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम इतने कम समय में और कोई हॉल कहाँ से अरेंज करेंगे? रोहन बोला। हमने आपको मुँह मांगी बुकिंग अमाउंट दी है, सिया बोली। सॉरी सर, आप ठीक कह रहे हैं, पर गलती मुझसे हो गई। मैंने प्रेसिडेंट से इस बारे में पूछा नहीं था। उन्हें आज बताया तो वो बहुत नाराज़ हुए। आप हमें अपने प्रेसिडेंट के पास ले चलो, हम खुद ही बात कर लेंगे, सिया ने कहा। उसने देखा कि वो वहीं खड़ा है तो वो फिर बोली, अब आप हमें ले चलेंगे या हम खुद ही चले जाएं? मैनेजर उसे राहुल के पास ले आया। राहुल चेयर पर बैठा मुंह नीचे किए कोई फाइल देख रहा था। सो सिया को पता नहीं चला कि वो राहुल है, क्योंकि उसका हेयर स्टाइल अब बदल गया था। अब आंखों पर चश्मा था और उसने सिंपल पैंट शर्ट की जगह अमीर बिजनेसमैन की तरह 3 पीस सूट पहन रखा था। सिया सामने खड़ी उसका ऑफिस देख रही थी। ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में ऑफिस सजाया हुआ था। सिया खड़े खड़े थक गई तो वो खुद ही बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, राहुल ने फाइल पर से नज़रें हटाई और उसकी तरफ देखा। सिया उसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रें मिली तो सिया घबरा गई। ये क्या? ये तो राहुल है। उसकी धड़कन तेज हो गई और वो भूल गई कि वो यहाँ क्यों आई है। यस मिस। ओ सॉरी, मिसेज रोहन, कहिए कैसे आना हुआ? राहुल ने ताना मारते हुए कहा। सिया ने उसको नहीं टोका, खुद को संभाला। फिर बोली, आपके मैनेजर से हमारी डील हुई थी। हमने वो हॉल एक दिन के लिए किराए पर लिया था। हमने बनते पैसे भी दे दिए थे। अब वो मुकर रहा है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना जल्दी कोई और जगह अरेंज कर सकें। देखिए मिसेस रोहन, ये होटल मेरा है, ये हॉल भी मेरा है। मैं उसे किसे दूं और किसे ना दूं, ये मेरी मर्जी है। मुझे आपको नहीं देना है, आप जा सकती हैं यहाँ से। ये क्या बात हुई? आप इस तरह पर्सनल दुश्मनी के लिए हमें मना नहीं कर सकते। वैसे भी डील के मुताबिक अगर आप डील कैंसिल करते हैं तो आपको हर्जाना देना होगा। नो प्रॉब्लम, कितना हर्जाना है? ये लीजिए चेक और अमाउंट भर लीजिए। राहुल ने चेक साइन करके सिया के सामने रख दिया। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपना शो करने के लिए हॉल चाहिए। सिया को उसके रवैये पर गुस्सा आ रहा था। उस हाल में उस दिन मैंने अपने बेटे के आने की खुशी में पार्टी देनी है। मैनेजर ने मुझसे पूछे बिना आपसे डील कर ली। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है?
राहुल, तुम कभी नहीं बदल सकते। तुम ऐसे ही कह दो कि तुम मुझे वो हाल नहीं देना चाहते हो क्योंकि तुम मुझे भुला नहीं पाए हो। तुम्हें इस बात से चिढ़ है कि मैंने तुम्हें छोड़कर रोहन को चुना, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, है ना? सिया ने गुस्से से कहा। मुझे नहीं पता कि किस बात ने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया। असल बात तो ये है कि तुम मुझे भुला नहीं पाई, इसलिए बहाने से यहाँ मेरे सामने आई। मुझे देखे बिना रह नहीं सकती हो ना, इसलिए। शट अप, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने तुम जैसा घमंडी इंसान नहीं देखा, सिया बोली। अब देख लिया ना, और वो भी बचपन से देख रही हो। अगर आज भी तुम्हें अपने फैसले पर दुख हो रहा है तो बदल लो। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें अपनी रखैल बनाने को तैयार हूँ। तुम जैसी लड़कियों का क्या है, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। राहुल ने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कहा। तुम बहुत ही घटिया हो गए हो राहुल। तुम्हें मेरी इज्जत नहीं करनी है ना, सही कम से कम अपनी बीबी और बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम। सिया से और बोला नहीं गया, वो बिना बोले खड़ी हुई और चल दी। राहुल ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, वो वहीं बैठा सोचता रहा। फिर उसने सीसीटीवी फुटेज ऑन करके सिया को देखा, वो बिना रुके चली जा रही थी। राहुल को उसकी पीठ से पता लग रहा था कि वो रो रही है। राहुल का दिल भी भर आया, वो क्यों रो रही है? क्या ये हॉल मिलना उसके लिए इतना ज़रूरी है? सिया एक जगह रुक गई, वो दीवार के साथ घसीटते हुए नीचे बैठ गई। उसने अपना सर घुटनों में दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राहुल ये देखकर सुन्न हो गया। जब उसने मुझे खुद ही छोड़ा है तो अब ये ड्रामा क्यों कर रही है? वो राहुल बार बार खुद से ही पूछे जा रहा था। तभी सिया ने मुंह उठाया और आंसू पोंछे। राहुल ने कैमरे में देखा, उसका रंग पीला पड़ गया था। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर खड़ी होकर चल दी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उससे चला भी नहीं जा रहा था और वो गिर गई। राहुल उठकर भागा, वो टेबल से टकरा गया, फिर भी वो नहीं रुका। पर जब वो पहुंचा तो रोहन उसे अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा था। राहुल ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। सिया को स्ट्रेस होने पर वो बेहोश हो जाती है, ये बात राहुल से अच्छी तरह से कौन जानता है। फिर भी उसने सिया को इस कदर तंग किया कि वो बेहोश हो गई। राहुल को बहुत बुरा लग रहा था, उसने क्यों इतने कड़वे शब्द बोले। उसने छुपकर उनका पीछा किया। रोहन सिया को सिटी हॉस्पिटल ले गया, उसे ड्रिप लगा दी गई थी। रोहन भी खुद को दोषी मान रहा था। अगर सिया की जगह मैं चला जाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। नर्स सिया को ट्रीट करके जा रही थी। उसे राहुल ने रोक कर सिया का हाल पूछा और उसे बताया, इसे ये प्रॉब्लम है, अगर इसे स्ट्रेस हो जाता है तो ये बेहोश हो जाती है। आप इनके कौन हैं? जी, मैं उनका फ्रेंड हूँ। आप डॉक्टर को बता दीजिए, स्ट्रेस के कारण ये अक्सर ही ऐसे बेहोश हो जाती है। नर्स ने जाकर डॉक्टर को बता दिया। डॉक्टर ने उसे एक दवाई दी और रेस्ट करने को कहा। रोहन पास खड़ा रहा, प्रीत भी आ गई थी। राहुल दूर से उसे देखता रहा। जब सिया को होश आई तो वो प्रीत से लिपट कर रो दी। दूर खड़ा राहुल भी रो दिया। उसने अपने आंसू साफ किए और सिया का कार्ड निकालकर फ़ोन मिलाया। सिया का फ़ोन बजा तो उसने उठाया। आई एम सॉरी, मैं मैनेजर से कह दूंगा, तुम वहाँ शो कर लेना। सिया कुछ कहती इससे पहले ही राहुल ने फ़ोन काट दिया। सिया फ़ोन कटते ही गुस्से में बोली, ये अपने आप को समझता क्या है? खुद पत्थर है तो सबको पत्थर समझता है। उसे तकलीफ़ नहीं होती होगी पर मुझे होती है। रखैल बनाएगा मुझे, औकात है उसकी, अब माफ़ी मांग रहा है। किसी को मारने के बाद उससे माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? मुर्दा तुम्हें कैसे माफ़ कर सकता है? मैं तो कभी नहीं करूँगी। सच कहती हूँ, मुझे अब तक उससे नफ़रत नहीं हुई थी पर अब हो रही है। राहुल, आई हेट यू, हेट यू, हेट यू। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोल रही थी। प्रीत उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। राहुल छुप कर सब देख रहा था। उससे सिया की हालत देखी नहीं गई, वो वहाँ से चला गया। वो सारे रास्ते सोचता रहा और खुद को कोसता रहा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। उसका सेक्रेटरी, उसके बॉडीगार्ड सभी उसे ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ चला गया। उसका कोई मूड नहीं था उनसे बात करने का। वो लेक के पास बैठा देर तक पानी को देखता रहा। फ़ोन बजे जा रहा था। उसने देखा इस बार विक्की का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो पापा, नैनी आइसक्रीम नहीं, वो अपनी टूटी फूटी भाषा में बोला कि नैनी उसे आइसक्रीम नहीं दे रही है। देखो बेटा, तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा। अभी तुम यहाँ के मौसम के आदी नहीं हो ना। एक बार आदी हो जाओगे फिर जो कहोगे खिला देंगे, ठीक है? उससे राज ने फ़ोन लिया। कहाँ है तू? फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, अकेले ही निकल गया। तुझे पता है ना, दुश्मन तेरी जान के प्यासे हैं।
तू ऐसी लापरवाही क्यों करता है? मुझे नहीं जीना, मार लेने दो जो मारना चाहता है। दिल उठ गया दुनिया से, अब नहीं जीना मुझे। क्या बकवास कर रहा है तू? दिमाग तो ठीक है तेरा। अब क्या हुआ? कल तक तो सब ठीक था, राज बोला। राज, सिया आई थी, मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, इतना बुरा कि वो स्ट्रेस से बेहोश हो गई। उसने यहाँ तक कहा कि वो अब मुझसे नफरत करती है। मैं उसकी दूरी, उसकी बेवफाई सह सकता हूँ, पर उसकी नफरत नहीं। मेरा मन कर रहा है कि मैं जाकर कहीं मर जाऊँ। पागल मत बन, एक गलती तूने उसे बुरा भला कहकर पहले ही कर दी है, ये दूसरी गलती मत कर। अंकल आंटी का क्या होगा? उनका तेरे सिवा है कौन? और ये विक्की, ये कैसे जिएगा? मुझे बता, कहाँ है तू? मैं आता हूँ, राज बोला। मैं लेक पर हूँ। प्रीत का घर, सिया को लेकर वो घर आ गए। सिया रोहन से बोली, अब अगर उस मैनेजर का फ़ोन आया तो साफ साफ मना कर देना। हाँ, अपने पैसे ले लेना और जाओ, कोई और वेन्यू ढूंढो। ओके, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, कहकर रोहन वहाँ से चला गया। रोहन ने कई जगह पता किया पर उसे कोई ढंग की जगह नहीं मिल रही थी। सिया को होटल मैनेजर का फ़ोन आया। मैडम, आप हॉल ले लीजिए। नहीं, अब हमें नहीं चाहिए, हम और कहीं कर लेंगे, थैंक यू। मैनेजर ने राहुल को फ़ोन किया, वो अभी भी लेक पर बैठा था। राज उसके साथ था, उसने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ हो गया? नहीं सर, मैडम ने मना कर दिया, कहती हैं कि वो और कहीं देख लेंगी। ये सिया भी ना। राज, ऐसा करो, जाओ तुम उसकी हेल्प करो, उसे शो के लिए जगह दिलाने में। वो तुम्हारे मैरिज पैलेस वाला हॉल दे दो उसे। ओके, डोंट वरी, तुम घर जाओ, विक्की तेरा वेट कर रहा होगा। मैं अभी काम निपटा कर आता हूँ। ओबराय मेंशन। राहुल के आते ही विक्की भागकर उसके पास आता है। राहुल उसे गोद में उठा लेता है। विक्की उसे किस करते हुए कहता है, मेरे पापा हैंडसम। मेरा विक्की सबसे हैंडसम है, पापा का बेटा जो है। राहुल ने भी किस करते हुए कहा, पापा मैं इतना बड़ा हो गया, मम्मा कब आएंगी? तभी राहुल के पास उसकी माँ को लेकर आते हैं, जो व्हील चेयर पर होती हैं। विक्की राहुल की गोद से उतरकर उनकी तरफ भागता है। दादाजी, मैं भी दादी। विक्की अपनी टूटी भूसी भाषा में बोलता है कि वो दादी के साथ बैठेगा। उसके दादा उसे दादी की गोद में बिठा देते हैं। राहुल की माँ राहुल को देखकर रोने लगती है। राहुल घुटने के बल नीचे बैठकर माँ का मुंह अपने हाथों में लेकर उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ तुम रोया मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ ने कहा, राहुल मैं उस दिन खुश होऊंगी जब तू शादी करेगा, तब मैं ठीक भी हो जाऊंगी। अब भूल भी जा सिया को, वो अब किसी और की है। नहीं माँ, वो अपनी दुनिया में खुश है और मैं अपनी दुनिया में। अब मेरे पास विक्की है, मुझे शादी की क्या ज़रूरत? मैं अपनी ज़िंदगी इसी के सहारे काट लूँगा, राहुल बोला और वहाँ से चला गया। माँ बोली, भगवान मैं क्या करूं? अब और कितनी सज़ा देगा मुझे उस एक गलती की जो मुझसे अनजाने में हुई। उस वक्त मैंने अपने पति और परिवार के बारे में सोचा, पर आज तुझसे मांगती हूँ मेरे राहुल के चेहरे पर खुशी ला दो। उसकी माँ ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती की। विक्की ने उसके आंसू साफ किए और बोला, दादी पापा की शादी? हाँ बेटा, अगर पापा शादी करेगा तो तेरे लिए मम्मी आएगी। सच्ची मम्मा आएंगी? मैं अभी पापा। वो राहुल के कमरे की तरफ भाग लिया। राहुल अपने ड्रेसिंग रूम में था, विक्की भी वहीं चला गया। विक्की ने देखा राहुल अलमारी खोलकर खड़ा है। विक्की ने पास जाकर देखा, राहुल एक तस्वीर देख रहा था, उसी लड़की की जो उस दिन उसके वॉलेट में थी। राहुल सिया की फ़ोटो देख रहा था और रोए जा रहा था। विक्की ने पूछा, पापा मम्मा कि क्या ये उसकी माँ है? राहुल कुछ नहीं बोला, उसने विक्की को गले लगा लिया। उसके आंसू बहे जा रहे थे। वो बोला, बेटा तेरी मम्मा इसी को होना था, पर वो उसे कस के पकड़कर रो दिया। विक्की ध्यान से फ़ोटो देखने लगा। उसे याद आया कि ये वो आंटी हैं जो उसे उस दिन मिली थी जब वो गुम हो गया था। राहुल विक्की को गोद में उठा लेता है और कसकर उसे गले लगा लेता है। वो सोचता है कि मैंने मरने का सोचा था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो इसका कौन है? ये क्या करता? वो विक्की के पूरे चेहरे को चूम कर उसे गले से लगाकर अपने बाहों में भर लिया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।